नमस्कार दोस्तों। आज की डिस्कशन हमारी इस बात पे है कि आपके किस ग्रह की दशा चल रही है, और वो दशा महादशा भी हो सकती है, अंतर्दशा भी, प्रत्यांतर दशा भी, सूक्ष्म दशा भी और प्राण दशा भी। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और शुरू करते ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर आप ये वीडियो फ़ोन पे देख रहे हैं तो हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन लैपटॉप पे या पर्सनल कंप्यूटर पे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, जो दशा होती हैं ये महादशा भी हो सकती है, अंतर्दशा भी, प्रत्यांतर दशा भी, सूक्ष्म दशा भी और प्राण दशा भी। महादशा का हमारे ऊपर करीब करीब 50% या आप बोल सकते हैं 50 से 60% का असर होता है। वहीं अंतर्दशा का तकरीबन 20 से 30%, प्रत्यांतर दशा का 10 से 15%, वहीं सूक्ष्म दशा का 5 से 10% और प्राण दशा का तकरीबन 0 से लेके 5%। यही वजह होती है कि जब भी किसी भी इंसान को कोई स्टोन पहनाया जाता है तो कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 महीना यानी 6 वीक्स वेट कीजिए उसका पूरा असर आने में, क्योंकि हो सकता है उस ग्रह की अभी महादशा अंतर्दशा ना हो लेकिन प्रत्यांतर दशा आ जाए, या हो सकता है वो भी ना हो, सूक्ष्म दशा आ जाए, या वो भी ना हो तो प्राण दशा आ जाए, और उस पीरियड में वो स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, जब भी महादशा या अंतर्दशा कोई भी दशा आती है तो उसका जो सीक्वेंस होता है ये इस तरीके से होता है कि पहले सूर्य की आएगी, फिर चंद्र की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर बृहस्पति की, फिर शनि की, उसके बाद बुध की, फिर केतु की, फिर शुक्र की। यानी अगर आपकी महादशा सूर्य की स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब अंतर्दशा भी सूर्य की ही स्टार्ट होगी, प्रत्यांतर दशा भी सूर्य की स्टार्ट होगी, फिर सूक्ष्म दशा भी सूर्य की, फिर प्राण दशा भी सूर्य की। इसके बाद चंद्रमा की प्राण दशा आ जाएगी, इसके बाद मंगल की आएगी। इस तरीके से ये चलते रहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस महादशा अंतर्दशा को समझने के लिए हमें कोई एग्जाम्पल लेनी हो तो वो एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे थे, या मान लीजिए कोई और कार ड्राइव कर रहा था, क्योंकि यहाँ मैंने लास्ट में एक्सीडेंट लिखा है तो आपकी बात नहीं करते, किसी और की कर लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसकी बड़ी अच्छी महादशा चल रही थी, उसी में उसने गाड़ी खरीदी तो उसको घूमने के लिए जा रहा था। जब वो ड्राइव कर रहा था तो आगे जाके बारिश होने लग गई, उसके बाद आगे थंडरस्टॉर्म यानी बिजलियां कड़कने लग गई, उसके बाद आगे कोहरा या फॉग आ गया यानी विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई, और अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया। यानी एक सिचुएशन थी जब वो नई गाड़ी लेके या प्रॉपर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसके बाद बारिश हुई, फिर थंडरस्टॉर्म हुआ, फिर और कॉम्प्लिकेशन हो गया फॉग का, फिर एक्सीडेंट हो गया। तो मान लीजिए इस एक्सीडेंट में वो इंसान बच जाता है, यानी उसको कोई खास चोट नहीं लगती, थोड़ी बहुत गाड़ी को नुकसान होता है। तो वो कैसे बचा? हो सकता है उसकी गाड़ी में वो प्रॉपर मेंटेन कराता हो तो गाड़ी कंडीशन अच्छी हो, उसके टायर अच्छे हों। ये भी हो सकता है कि वो चलाई स्लो रहा हो, या उसने टाइम पे ब्रेक लगा दिए हों, या हो सकता है उसने गाड़ी में एयर बैग वगैरह हो जिसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन हो गई। अब इन्हीं चीज़ों को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि उसकी महादशा फेवरेबल थी लेकिन अंतर्दशा फेवरेबल नहीं थी, या प्रत्यांतर दशा फेवरेबल नहीं थी। या ऐसे भी लगा सकते हैं कि वो इंसान रेगुलरली पाठ पूजा करता हो, या उसने स्टोन पहना हो, रुद्राक्ष पहना हो, या उसकी अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा फेवरेबल नहीं थी तो उसका दान वगैरह भी करता हो। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने नीचे और राइट साइड पे रखा हुआ है, तो ये पहला वाला लगन कुंडली है जिसे बर्थ चार्ट भी बोलते हैं। ये नवाम चार्ट है। ये चंद्र कुंडली है। ये चलित कुंडली है। चलित कुंडली भाव स्पष्टि के लिए देखी जाती है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये भी रख रहा हूँ ताकि आप इसको भी देख सकें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लगन कुंडली के जो प्लैनेट हैं उनके क्या डिग्री हैं, कौन से नक्षत्र में हैं। वहीं हम ये भी देख लेते हैं कि महादशा किसकी चल रही है, और एक इवेंट पे आने के लिए हमने
प्राण दशा भी चेक कर ली। दोस्तों, जिनकी ये जन्म कुंडली है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको गैस करना है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा महादशा बनाने का वीडियो ये नहीं है कि मैं ये जन्म कुंडली अध्ययन करूँ, ये मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको हिंट्स दूंगा आप समझ ही जाएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से ये जन्म कुंडली किसकी है। तो दोस्तों, ये एक बॉलीवुड अभिनेत्र हैं, उनकी कुंडली है, जो कि अभिनय के क्षेत्र में बहुत नाम कमा चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि इनकी जन्म जो हुआ है वो 27 दिसंबर का हुआ है 1965 का। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 और 7 9 बन जाता है, यानी मंगल का इनके ऊपर बहुत प्रभाव है। और अगर हम ये पूरा टोटल कर देते हैं, जैसे आप जानते होंगे मूलांक और भाग्यांक होता है न्यूमरोलॉजी में, तो अगर हम ये टोटल कर देते हैं तो नंबर 6 बन जाता है, जिसके मालिक होते हैं शुक्रदेव। अब आप ये देखिए कि इनका जन्म दोपहर का हुआ है इंदौर में, और सूर्य इनकी कुंडली के 9वें घर में है। क्योंकि इनकी लगन कुंडली 1 नंबर की है, तो ये समझाना भी आसान है कि पहले घर में 1 ही नंबर राशि है, जो कि कालपुरुष में भी वैसे ही होता है। सूर्य यानी पिता, तो इनके जो फादर साहब हैं उनकी उम्र अभी तकरीबन 85 की हो गई है। तो सूर्य कुंडली में स्ट्रांग है, तो आप देख सकते हैं कि फादर साहब की उम्र अभी भी इतनी है, यानी उनकी लाइफ लंबी है। अब देखिए, लगन के जो मालिक हैं वो बने मंगल देव, और वो बैठे हुए हैं कुंडली के 10वें घर में। अगर आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या अभी सीख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये रोचक योग बोला जाता है, जो कि पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। और जिनकी कुंडली में रोचक योग बनता है उनके अंदर साहस, पराक्रम, लीडरशिप क्वालिटीज़ या अमीर बनना, ये सब गुण देखे जाते हैं। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं बेस कुंडली देखने में, कुंडली का पहला, 5वां और 9वां घर सबसे पहले देखना होता है। तो पहले घर की तो पोजीशन अच्छी है, वो उच्च का होके 10th हाउस में बैठा है। अब बात कर लेते हैं 5वें घर की। 5वें घर के मालिक सूर्य हैं, जो कि 9वें घर में बैठे हैं। तो त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है, तो ये त्रिकोण त्रिकोण राजयोग हो गया। अब बात कर लेते हैं कुंडली के 9वें घर के बारे में। इसके मालिक हैं बृहस्पति देव, और वो बैठे हुए हैं कुंडली के 3रे घर में। 3रा घर भी साहस पराक्रम का होता है, और आप देख सकते हैं कि 7वीं दृष्टि से वो खुद अपने घर को देख रहे हैं, यानी भाग्य का भी साथ मिल रहा है। अब दोस्तों, योग कारक के बाद हम बात कर लेते हैं मारक ग्रहों के बारे में। तो बुध इस कुंडली के प्रबल मारक हैं, जिसका इंग्लिश नाम मरकरी है, और वो बैठे हुए हैं 8वें घर में। अब यहाँ पे बुध विपरीत राजयोग में आ गए हैं, क्योंकि कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां घर का जो मालिक होता है, अगर वो 6, 8वें, 12वें में ही बैठा हो तो वो बन जाता है विपरीत राजयोग। लेकिन क्योंकि वो केतु के साथ में है, इसलिए इसे जड़ दोष या जड़त्व दोष भी कहते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शुक्रदेव की, जिसका इंग्लिश नाम वीनस है। तो वो कुंडली के 2रे और 7वें घर के मालिक हैं। 7वां घर सामान्य मारक होता है, और वो इस लगन कुंडली में योग कारक भी नहीं है। बैठ गए हैं वो 10वें घर में, इसीलिए क्योंकि ये प्रोफेशन का घर है, इसलिए कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में इस एक्टर ने या इस अभिनेत्रा ने अभी बहुत ज़्यादा नाम कमाया और बहुत पैसे भी कमाए। ये चीज़ें इनके साथ हुई। अब वहीं शुक्रदेव अपने घर से, जैसे ये 2 नंबर घर शुक्रदेव का है, तो अपने घर से 9वें घर में बैठे हैं, और ये इस घर से 4थे घर में बैठे हैं, तो उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है। यहीं हम आगे बात कर लेते हैं कि शनिदेव इस कुंडली में योग कारक नहीं होते। ये हम सब जानते हैं, हम बेस कुंडली में चीज़ स्टडी कर चुके हैं। लेकिन शनिदेव यानी सैटर्न अपने ही घर में बैठे हैं, और ये घर लाभ का होता है, तो ये भी अच्छी बात है। ये शंश राजयोग भी बनता है कि ये अपने ही घर में बैठे हैं। वहीं चंद्र साथ में होने की वजह से, यानी मून साथ में होने की वजह से विषयोग का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन ये इतना प्रबल नहीं होगा, क्योंकि चंद्र कुंडली में योग कारक हैं और शनिदेव भी अपने घर में बैठे हैं। लेकिन तब भी इसका असर तो होगा ही, क्योंकि शनिदेव कर्म फल भी देते हैं, यानी जो हम अच्छे कर्म करते हैं अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल भी देते हैं। और सब जानते हैं कि शनि की तो 7.5 भी आती है।
वहीं दोस्तों अगर देखा जाए राहु और केतु, राहु 2 नंबर राशि में है, केतु 8 नंबर में है, तो इसलिए दोनों उच्च के हैं। उच्च के होने का मतलब ये है कि उनके पॉजिटिव रिजल्ट में भी बल आ जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट में भी बल आ जाएगा। और यहाँ पे ये भी याद रहे कि राहु देव ना तो मंगल के मित्र हैं, ना ही 5वें घर यानी सूर्य के मित्र हैं, और ना ही 9वें घर यानी बृहस्पति के मित्र हैं। और अगर ये भी देखा जाए तो राहु देव की 9वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, तो ये चीज़ भी नोट करने लायक है। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं जिनकी ये कुंडली है। अगर आप यहाँ पे देखें कि इनकी महादशा पहले मंगल की थी, फिर राहु की थी, फिर बृहस्पति की थी, और यहाँ पे शनिदेव की स्टार्ट हो गई, ये 2002 से लेके 2021 तक चल रही है, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने की और बच गई है, अगस्त सितंबर मान लीजिए या सवा महीना मान लीजिए। यानी शनिदेव की महादशा स्टार्ट हुई 2002 में। अब दोस्तों अगर शनिदेव की महादशा स्टार्ट हुई तो अभी हम जान के हटे हैं कि अंतरदशा की उन्हीं की स्टार्ट होगी, प्रत्यांतर दशा भी उनकी स्टार्ट होगी, सूक्ष्म दशा भी उन्हीं की होगी और प्राण दशा भी उन्हीं की होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्हीं की यानी इनका पूरा असर था इस जातक की या इस एक्टर की जीवन के ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्हीं का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ लाइफ का, जिसमें इनका 2002 में एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट का केस चलता रहा, और 2005 में इनके ऊपर वो मुकदमा भी बना, फिर आगे 2015 में उसका सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन 2015 में ही उनको पूरे चार्जेस से एक्विट भी कर दिया गया। तो ऐसा एक इवेंट इनकी लाइफ में हुआ। तो अब हम उसको कुंडली पे अप्लाई करके देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो दोस्तों ये देखिए, शनिदेव की 7वीं दृष्टि शनिदेव की 10वीं दृष्टि बुध के ऊपर पड़ी, और बुध रोग शत्रु दुर्घटना इस घर के मालिक हैं। तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि बुध के ऊपर पड़ी। वहीं पे आप देख सकते हैं कि राहु की भी 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है और बुध के ऊपर भी पड़ रही है। तो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें अगर आप ये वाला पीरियड देखें, जैसे मान लीजिए मंगल का है, राहु का है, जिसमें उनकी लाइफ में ये इवेंट हुआ कि ये वाहन दुर्घटना योग बन गया, क्योंकि कुंडली का 6वां घर होता ही रोग शत्रु और दुर्घटना का है, और उसके मालिक बैठे हुए हैं 8वें घर में, और वहीं पे उनके ऊपर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, और वहीं पे राहु की 7वीं दृष्टि है। और अगर आप एक बात और गौर करेंगे, मंगल देव जो कुंडली के 10वें घर में बैठे हैं, उनके एक तरफ शनि है, एक तरफ सूर्य हैं, यानी वो पापकत्री योग में भी आ गए हैं। तो लाइफ का ऐसा एक इवेंट इनके साथ हुआ। लेकिन वहीं आप आगे चल के देखिए कि जब इनके ऊपर इनके ग्रह चेंज हुए, जैसे अगर मैं अंतरदशा की बात करूं तो शनिदेव की अंतरदशा 2005 तक थी, फिर बुध की आई, फिर केतु की आई, उसके बाद चलते चलते मंगल की जो अंतरदशा आई वो 2015 से आई। और यहीं पे आप देखेंगे कि उनको, क्योंकि उनके लगन के ही मालिक की अंतरदशा आ गई, तो उनको एक तरीके से बहुत मेजर रिलीफ मिला। दोस्तों इस एक्टर को अगर आप अभी भी नहीं पहचान पाए हैं, जो कि इतने मशहूर एक्टर हैं, तो मैं एक हिंट और दे देता हूँ कि ये फ़िरोज़ा पहनते हैं, जो बृहस्पति के लिए पहना जाता है। और आप देख सकते हैं कि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और उनकी शुभ दृष्टि भाग्य पर भी पड़ रही है। और वहीं अगर हम चलित चार्ट की बात करें, जो कि भाव स्पष्टि के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे भी बृहस्पति की जो दृष्टि है वो रोग शत्रु दुर्घटना भाव पे पड़ रही है। उसके बाद इस घर पे भी पड़ रही है, जो कुंडली का 8वां घर होता है, और उनकी शुभ दृष्टि मंगल पे भी पड़ रही है। दोस्तों यहाँ पे समय की पाबंदी है, नहीं तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि इनकी शादी के बारे में भी बताइए, तो उसके लिए नवांश चार्ट देखा जाता है। यहाँ पे बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि मंगल देव 7वें घर के मालिक हैं, जो स्पाउस के घर के मालिक हैं, और वो अपने ही घर से 12वें घर में बैठे हैं, साथ में शनि और राहु के साथ। तो इतना बता देना ही बहुत है।
तो दोस्तों, अगर आपको ब्रीफ में या कंक्लूजन में याद रखना हो तो आप इस चीज़ को ऐसे लीजिए कि हमारी जो भी, मान लीजिए हमारी कुंडली के जो लगन के मालिक हैं उनकी हमें पूजा करनी ज़रूरी होती है, यानी पहले घर के मालिक। वहीं 5वें घर के मालिक हमारे इष्ट देवता का होता है, उनकी पूजा रेगुलरली करनी ज़रूरी होती है। और वहीं पे जो कुंडली का 9वां घर है, जो भाग्य का घर है, भगवान का घर है, इनकी भी पूजा करनी ज़रूरी होती है। लेकिन जो भी हमारे मारक ग्रह होते हैं या समग्रह होते हैं, या महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा किसकी है, उसका भी उपाय करना ज़रूरी होता है। आप कभी कभार नोट करेंगे, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को मिलने गए, उसने कुछ स्टोन्स पहने हुए थे, आप 1 महीने या 15 दिन बाद दोबारा गए, मान लीजिए आपने स्टोन्स ऑर्डर कर दिए, उसने कहा ठीक है 2 हफ्ते बाद आके ले जाना, आप गए तो उन्होंने कोई और स्टोन्स पहने हुए थे। तो आप ये सोचते होंगे कि यार ये क्या चक्कर है, उन्होंने लास्ट टाइम तो ये स्टोन पहना था, इस बार ये पहना है। तो उसका रीज़न यही है कि एस्ट्रोलॉजर्स को पता होता है कौन सी महादशा अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा आ रही है, और वो उसका बेनिफिट लेने के लिए, मान लीजिए उनको इन्वेस्टमेंट करनी है और कोई उनकी प्रत्यांतर दशा फेवर में आ गई, तो वो उस टाइप का रिजल्ट लेने के लिए वो स्टोन्स पहन लेते हैं। दोस्तों, मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि जो महादशा होती है ये कई सालों की होती है। जैसा मैंने आपको बताया, सूर्य की 6 साल की, चंद्रमा की 10 साल की। वहीं अगर हम अंतरदशा की बात करें तो ये कुछ सालों की होती है, मान लीजिए 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की। अगर हम प्रत्यांतर दशा की बात करें तो ये कुछ महीनों की होती है। और वहीं जब हम सूक्ष्म दशा की बात करते हैं तो ये कुछ महीने या कुछ हफ्तों की होती है। और वहीं पे अगर हम प्राण दशा की बात करें तो वो कुछ दिनों की होती है। जैसे आप प्राण दशा यहाँ पे देख रहे हैं कि बुध की जो प्राण दशा थी वो तकरीबन 4 दिन की थी। दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट आ जाती है। अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और वो आपसे ये पूछते हैं कि मेरी नौकरी कब लगेगी, तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुंडली के 10वें घर के कारक ग्रह कौन से हैं। जैसे सूर्य कारक ग्रह हैं, या बृहस्पति कारक ग्रह हैं, या शनिदेव भी हैं। और वहीं पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि बृहस्पति भी नौकरी के कारक होते हैं। मंगल इस घर में उच्च के होते हैं, लेकिन ये 4 ग्रहों की अहम भूमिका होती है। अब इन चारों का गोचर में या कुंडली में अगर कोई भी अच्छा संबंध बनता हो तो आप उस हिसाब से ये जज कर सकते हैं कि नौकरी लगने की योग्यता है या नहीं है। मान लीजिए शनिदेव 10वें घर में बैठे हों, या मान लीजिए सूर्य देव 10वें घर में बैठे हों। अब आपको दूसरी चीज़ ये स्टडी करनी है कि इस पर्टिकुलर जातक जातिका की कुंडली जिसका आप विश्लेषण कर रहे हैं, उनके केस में महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा जिनका मेजर असर होता है हमारे ऊपर, वो कब आ रही है। मान लीजिए प्रत्यांतर दशा सूर्य की 3 महीने बाद आएगी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आप गोचर में, जैसे मैं ड्रिक पंचांग की वेबसाइट पे देखता हूँ, और भी बथेरी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप प्लानिटरी ट्रांजिशन मूवमेंट्स को देख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि सूर्य देव अपने ही घर यानी 5 नंबर राशि में कब आएंगे, या मान लीजिए 1 नंबर घर यानी उच्च राशि में कब आएंगे। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ का योग बनता है। इसी तरीके से दोस्तों, मैरिज के लिए भी ऐसे ही देख सकते हैं, या जो भी किसी की और प्रश्न होते हैं उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की। अगर आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आई, या मान लीजिए दशा महादशा अंतरदशा या बाकी दशाओं के ऊपर आपका कोई प्रश्न है, आप दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिनके बारे में मैंने ये कुंडली विश्लेषण स्पेसिफिकली महादशा अंतरदशा या इनके बारे में करने की कोशिश की, तो आप उनका नाम ज़रूर लिखिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप ज्योतिष समझते हैं, और साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज या बॉलीवुड के भी बहुत इंटरेस्ट है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।